हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग की लीगल सीरीज़ है, लॉ सीरीज़ है, उसमें हम लोग आज बात करेंगे जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, उसमें चेक बाउंसिंग का। तो जो सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो डील करता है चेक बाउंसिंग से लेके रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनसे लेके। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई ये नाइन जो सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है सबसे पहले तो कि कोई भी फ्रॉड होने से रोके। कि अगर आपके पास जो है वो फंड आपके पास सफिशेंट नहीं है आपके अकाउंट में, तो आप इस तरह का चेक जो है वो नहीं इशू करें। फिर आपकी एक लीगल अकाउंटेबिलिटी भी बने, और जो आपस में जितना ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसमें एक ट्रस्ट भी जो है वो उसका भी प्रमोशन हो लोगों के बीच में, और एक डिसिप्लिन आए। तो ये इसलिए जो है वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स का जो सेक्शन 138 है वो लाया गया। उसके बाद जो आपका अगर आपका मान लीजिए कि आप कोई भी चेक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दो बैंक्स होते हैं। एक बैंक पेई बैंक होता है और दूसरा बैंक होता है ड्रॉअर बैंक। तो पेई बैंक वो होता है कि जिसको चेक मिला, मान लीजिए कि आपने या ए ने जो है वो बी को चेक दिया, तो बी का जो बैंक है, बी का बैंक कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका बी का जो बैंक है वो स्टेट बैंक है, तो वो स्टेट बैंक के अपने जो अकाउंट जो बैंक है उसकी किसी भी ब्रांच में वो उसको जो है वो डिपॉजिट करता है, वो चेक को प्रेजेंट करता है। और जो चेक आपको मिला, मान लें कि वो आपको जो है वो आईसीआईसीआई बैंक से मिला, तो वो ड्रॉअर बैंक होता है। तो वहाँ का चेक जो है वो अगर आपका बाउंस होता है आपका कि भाई इनसफिशिएंट फंड्स हैं या आपने स्टॉप पेमेंट कर दिए, तो वो आपका एक तरह का जो ऑफेंस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और वो चेक जो है, जो चेक में डेट लिखी हुई है, उसके 3 महीने के अंदर आपको वो चेक को जो है वो अपने बैंक में प्रेजेंट करना है। जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं और वो आपका जो है वो बाउंस हो गया कि भाई चेक जो है वो आपका नहीं, वो मतलब किसी वजह से डिसऑनर इनसफिशिएंट फंड्स है या जो भी बात है, तो उसको फिर आपको विद इन 30 डेज, जब आपको बैंक से ये इन्फॉर्मेशन मिली, उसके 1 महीने के अंदर आपको जो है वो ये एक नोटिस जो है वो उसको भेजनी पड़ती है। किसको भेजनी पड़ती है? जिसने आपको चेक जो है वो दिया है। और उस नोटिस के 15 दिन के अंदर अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो 16वें दिन से शुरू हो जाएगा। आप जो है वो केस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब नोटिस जो है वो आप पोस्ट से भेज सकते हैं, है ना? तो उसमें आप जब आप भेजेंगे तो उसमें ट्रैकिंग रिपोर्ट ज़रूर लगाएं कि डेट ऑफ सर्विस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, कि आपको कब जो है वो नोटिस जो है वो सर्व हुई। अगर नोटिस नहीं सर्व हुई, कि उसने अनक्लेम डे नहीं लिया या लेने से इनकार कर दिया या वो मौके पे मौजूद नहीं था, तो तब भी जो है वो आपकी वो सर्विस जो है वो तामीला मानी जाएगी, सर्विस मानी जाएगी कि सर्विसिंग आपकी हो गई है। और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो आपका ईमेल से या व्हाट्सएप से जो है वो भी नोटिस जो है वो आपकी तामीला मान ली गई है। और सेम डेट पे कि वो अपनी जो सेक्शन 13 है आईटी एक्ट 2000 का, अगर वो फुलफ़िल करता है तो उसको भी वो मान लेते हैं। तो नोटिस आपकी एक बार हो गई, तामीला हो गया, तो फिर आप जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने में आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आपको सिर्फ एक 2 रुपये का जो है वो जो स्टैम्प होता है, टिकट जो होता है इनफैक्ट, वो आपको लेके और केस को फाइल कर देना होता है। फिर आप जो एफिडेविट है उसमें आप 5 रुपये का टिकट लगा के, और वो आप जो जिसको हम साक्ष्य शपथ पत्र बोलते हैं, तो वो आप उसको जो है वो फाइल कर सकते हैं केस को। तो जब आप केस फाइल करते हैं तो साथ ही में आप जो है वो साक्ष्य शपथ पत्र या एफिडेविट जो है वो लगा देते हैं, तो वो आपका जो नोटिस है वो मानी जाती है कि भाई वो तामीला हो गई, तो आप केस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपने जो है वो केस को फाइल कर दिया, तो उसके बाद फिर जो है वो तलबी होती है, आपकी आर्ग्यूमेंट होती है उसको समन होने के लिए, जो क्योंकि ये आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये आपकी जो ऑफेंस है, इसमें आपकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल की है।
तो जो भी केसेस जिनमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल की होती है तो वो समरी केसेस कहलाते हैं। और जिनमें पनिशमेंट जो है वो 2 साल से ऊपर होती है वो वारंट केसेस कहलाते हैं। तो 2 तरह की ट्रायल्स होते हैं, एक समन ट्रायल होता है और एक वारंट ट्रायल होता है सीआरपीसी में। तो जो आपका वारंट जो समन ट्रायल थे वो सेक्शन 251 से लेके 259 जो आपका सीआरपीसी है उसमें गवर्न होता है। तो ये आपका जो चेक बाउंसिंग का जो केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में वो समरी ट्रायल है और वो आपका सेक्शन जो है वो 251 से लेके और 259 के बीच में गवर्न होता है। ठीक है, तो अब आपका जब आपको चेक जो है वो आपकी तलबी हो गई, वो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आपने केस को फाइल किया तो उसके बाद फिर आपकी तलबी बहस होती है। फिर उसके बाद जब तलबी बहस हो जाती है तो उसके बाद जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है कि भाई जो जो अक्यूज़ड है, जो अभियुक्त है, वो उसकी तलबी हो। तो उसके लिए फिर जो है वो आपको एक पैरवी करनी पड़ती है। पैरवी जो है वो आपको तलबाना देना पड़ता है, 5 रुपए के टिकट पे लगा के वो उसको आपकी पैरवी करनी पड़ती है। फिर वो थाने से जो है वो वहाँ पे जाएगा उसके पास और उसको तलब करेगा कि भाई आपको इस कोर्ट में आना है। तो वो अगर आ जाता है तो उसके बाद उसकी जो बेल है वो अपनी बेल वो ले सकता है। अगर वो नहीं आता है तब फिर जो है वो फर्दर और प्रोसीडिंग्स होती है। तो अगर जब उसके बाद जब वो जो केसेस हैं वो आपके डील होते हैं सेक्शन 251 से लेके और 259 तक। तो वो जब आपका जो मजिस्ट्रेट है वो आपको बुलाता है, आपको तलब करता है, उसके बाद फिर आपको वो समझाता है कि आपका केस क्या है। दैट इज़ डेल्ट विद इन सेक्शन 251। जो 251 है सीआरपीसी का वो आपका जो है वो डील करता है। वो उसमें जो आपका मजिस्ट्रेट है वो आपको बताएगा कि भाई आप को ये आपके ऊपर जो है वो ये आपके ऊपर चार्जेस हैं, ये एलिगेशंस हैं और आपको जो सब्सटेंस है जो एक्यूजेशन का वो उसको बताता है वो। ठीक है, कि भाई उसमें वो क्या कर सकता है, व्हाट ही शुड डू। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो सेक्शन 252 है सीआरपीसी का वो फिर ये कहता है कि भाई अगर आप जो है गिल्टी हैं तो आपको कन्विक्ट किया जाएगा। और पैटी केसेस हैं तो उसमें सेक्शन 253 जो है सीआरपीसी का उसके अंदर गवर्न होता है। सेक्शन 254 जो है वो ये कहता है कि अगर जब वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, इन केस इफ़ ही इज़ नॉट कन्विक्टेड, देन जो आपकी जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन 254 के अंतर्गत जो है वो होती है सीआरपीसी में। तो ये सारे जो है वो आपके समरी ट्रायल्स के ही प्रोसीजर्स हैं। फिर उसके बाद आपका जो मजिस्ट्रेट है वो भाई ये कहेगा कि आप एक्विटेड हैं या कन्विक्टेड हैं और उसके बाद फिर आपको वो अकॉर्डिंगली जो है वो आपका केस जो है वो रन करेगा। फिर उसके बाद आपके जो है वो नेक्स्ट आता है आपका एविडेंस की स्टेज। एविडेंस की स्टेज जो है वो आपकी सेक्शन 274 जो सीआरपीसी है उसमें आती है कि भाई आपका जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फिर आपका जो है वो जो मजिस्ट्रेट है वो जो आपका सेक्शन 313 जो सीआरपीसी का है उसमें वो ये बताता है, उसमें कहता है भाई अगर आपको कोई अपने डिफेंस में कोई भी चीज़ कहनी है तो देन ही कैन स्टेट कि ये मैंने ऐसे किया नहीं किया। तो ये जो है वो आपको सेक्शन 313 जो सीआरपीसी का है उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद आपका जो मजिस्ट्रेट है वो आपको सेक्शन 325 या 360 जो सीआरपीसी का है उसमें वो आपको आपके अच्छे आचरण पे या इस तरह से आपको छोड़ा जा सकता है, कुछ आपको ऐसी पेनल्टी करके। फिर उसके बाद जो आपका सेक्शन 147 है वो ये कहता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स का है कि आपका जो केसेस हैं जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं। ये तो कंपाउंडिंग की बात होती है। कंपाउंडिंग की बात ये होती है कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ है तो वो आपको कुछ जो चेक का जो अमाउंट है उसके साथ कुछ पेनल्टी लगा के 5%, 10% वो करके आपको छोड़ा जा सकता है। आपको सज़ा नहीं हो सकती या आपको ऐसे कन्विक्शन से बचाया जा सकता है कि भाई आपको जेल ना हो। तो अब उसके बाद जो आपका जो बेल है, बेल बॉन्ड जो आप भरेंगे
तो उसमें आप सेक्शन 145 जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, उसमें आप एक शपथ पत्र देंगे या एक एफिडेविट देंगे, और बैंक की जो स्लिप है वो प्राइमा फेशियाई एविडेंस होगी आपके जो भी आपने लेन देन किया है, चेक जो बाउंस हुआ है, तो वो आपका सेक्शन 140 जो 6 है उसके अंदर आता है। तो ये आपको एक कुछ ब्रीफ मैंने आउटलाइन बताई कि किस तरह से आपको जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स का जो सेक्शन 138 है उसमें आप उसकी मदद लेके और ये आप अपने जो चेक बाउंसिंग के जो केसेस हैं वो आप उसको कर सकते हैं। और आप उसमें हाँ ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसको तलब होने में, फिर उसके बाद जो है वो उसके अगर वो नहीं, मान लीजिए कि जो अक्यूज़ड है वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो बेलेबल वारंट भी इशू होता है, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी इशू होता है, फिर उसके बाद अगर तभी वो नहीं आता है तो फिर वो प्रोक्लेमेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो होती है कि आपको जो है वो सेक्शन 82 या 83 जो CRPC का है उसके अंतर्गत जो है वो आपको कार्रवाई होती है। तो इन सारी केसेस में आपको ग्रेजुअली जो है वो एक एक बार, अगर वो मान लीजिए कि तलब हुआ वो नहीं आया तो फिर आपको BW इशू होगा, जब BW इशू होगा तो फिर आपको तलबाना देना पड़ेगा, फिर अगर उसके बाद भी नहीं आता तो फिर आप NBW इशू करवाएंगे, तब भी आपको तलबाना जो है देना पड़ेगा 5 रुपये के टिकट पे। फिर उसके बाद अगर वो तब भी नहीं आता तो फिर आपको जो है वो जो आपकी कार्रवाई होती है सेक्शन 82 या 83 की जो CRPC की है, तो उसमें आप जो है वो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो वहाँ पे घोषित किया जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई सेक्शन जो आपका 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स का। तो आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।